तो भैया अब अलजेब्रा का देख पा रहे होगे, तो भाई आज जो अंडर ग्रेजुएट है एनटीपीसी वाला, उसकी भी एग्जाम डेट आ गई है, तो 7 अगस्त से और सितंबर तक है। ठीक है, तो 23, शायद 23 सितंबर तक है। तो आप अच्छे से रख जाओ। ये तीसरी वीडियो है इसमें, वैसे पार्ट 2 है उसका, बड़ी वाली का, लेकिन इसमें मैंने एक 5 मोस्ट डिफिकल्ट वाली भी एक वीडियो बना के डाली है, जिसमें मैंने काफ़ी रॉन्ग क्वेश्चन भी डाले हैं। ये भी रॉन्ग क्वेश्चन में से ये एक है। कैसे समझो, देखो ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हमारा आरपीएफ कांस्टेबल में भी आया था, ठीक है, और एसआई में भी आया था, लेकिन वहाँ पे ठीक था, यहाँ पे गलत है। अब दे रखे 100, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार समझो। 148 की पावर 0.93 बराबर है एक्स के, क्या रखा है, और 148 की पावर 0.22 मतलब 0.22 बराबर हमारे y के, तो एक्स स्क्वेयर बराबर हमारे y की पावर z के, तो क्या रखा है z का मान बताओ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे वो समझो। हम कुछ नहीं, x की जगह ये रख देंगे और y की जगह ये रख देंगे। ठीक है, अब देखो, तो 148 की पावर 93 ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू वाई क्या है 148.22 की पावर जेड। ठीक है, अब ये गुणा हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ गया 0.93 गुणा में 2 अपॉन में 22। ठीक है, 2 था कट गया तो 11 पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, अब देखो 11 अट्ठे 88 5 11 चौक 44 है ना, 6 11 पंजे, तो 8.45 हमारा आंसर आना था, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में कि कहीं पे भी नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत बहुत ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, मतलब पता नहीं क्या ही कर रही है एनटीपीसी, है ना। इतने मतलब एडवांस एआई होने के बाद भी आप इतना क्वेश्चंस कैसे रॉन्ग कर रहे हो। बेसिक से 1500 यार, कोई ज्यादा थोड़ी ना 1500 क्वेश्चंस हैं। पता नहीं यार क्या ही करने लग रहे हैं। इतना तो टाइम लेते ही हैं 6 महीने में, तो क्या 6 महीने में उनके 15 क्वेश्चंस भी वो नहीं हुए थे। अब ये अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन भी रॉन्ग दे रखा है। कैसे है ये क्वेश्चन, देखो x जमा में 1/x इक्वल टू 11, और हमें दे रखा है x का स्क्वायर जमा में 1/x, ये निकालना है। तो इसमें गलती कहाँ पर करी टाइपिंग में। अगर ये लिख देता x जमा में 1/x और x स्क्वायर जमा में 1/x स्क्वायर, तो वही होता है ये क्वेश्चन जो हर पेपर में आता है कि 11 का स्क्वायर माइनस 2 119। ठीक है, ये 4 जगह आ रहा है, 4 शिफ्टों में आ रहा है, चारों के चारों में यही गलती कर रखी है सेम। ये पेपर में जो आपके में आया था लिखा हुआ, वो इस तरह आया था। वो टाइप करते हुए ऐसे नहीं हुआ मेरे पे, क्योंकि मुझे आता नहीं है टाइप करना। जैसे भी होता है मैं कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे लिख के बता देता हूँ आपको। तो आप जैसे पीडीएफ देते हो और कुछ नहीं समझ में आता, तो आप एक बार वीडियो को जरूर देख लिया करो। अब ये क्वेश्चन ये भी ऐसे ही गलत है जैसे पिछड़ा था, ये आप ना खुद बताना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसको हम कैसे करते हैं समझो। अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, जब भी आपके सामने ऐसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, जहाँ पे एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर हो और इस तरह हो, ठीक है, अरे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो पावर वाला है ना उसको एक जगह रखो, और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू, और जो ये एक्स और वाई है ना, इसको दूसरी तरफ लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, या जब भी ए बी या कुछ भी हो, ठीक है, तो इसको एक तरफ ले जाओ, तो और 2 कॉमन ले लो, तो 2 अगर कॉमन ले हुए और ये प्लस है वहां पे जा, मतलब यहाँ पे माइनस है वहां पे जाकर प्लस, तो 8x जमा में नहीं माइनस में हो जाएगा, माइनस में 19y। ठीक है, अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना डायरेक्ट इस फॉर्मेट में रखने के बाद 8, और जो यहाँ पे है ना उसको बटे में लिख लो। यहाँ से y की क्या आ जाएगी, माइनस का 19 बटे में जो भी होता है y के आगे वो लिख देते। अब यहाँ से x की वैल्यू 8, y की वैल्यू माइनस 19, तो अब बस यही रख देंगे, तो 64 जमा में 361, तो हमारा 425 हमारा करेक्ट आंसर। ये आपके में शिफ्ट में मतलब ये क्वेश्चन आपकी कई शिफ्टों में आया है, तो आप इसको ध्यान रखना। और ये शॉर्टकट है, इसको आप
इसमें क्या होता है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फार्मूला ए प्लस में बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, ये तरीका आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा तरीका है ये। अब आप रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, जब x ऐड कर दिया जाए हर संख्या में 22, 26, 19, 21 में, तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होंगे ना वो एक प्रोपोर्शन में होंगे। अगर 2x रेशियो y रेशियो 4x माइनस 8 हो तो y की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो x जोड़ा जाता है किसमें, 22 में, 26 में, 19 में, 21 में। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो 2 का, यहाँ पर 4 का, अनुपात ले लो 2:1। अब 22 में जोड़ा गया तो 22 जमा में x, और इसमें क्या है 19 जमा में x, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और बराबर रख दो फिर। तो 22 जमा में x किसके बराबर आ गया, 2 इंटू में 19 जमा में x के, ठीक है। तो यहाँ से 38 और 2x, तो यहाँ से x आ गया, ठीक है। और तो वही गलती से कट गया वो जो था, हमारे यहाँ से x की वैल्यू आ गई थी कितनी, -16। जब हम सोल्व करेंगे तो x -16 अब यहाँ पे रखेंगे। आपको अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन ये क्वेश्चन हो रहा है इससे, ठीक है। तो आप एक करोगे तो -32 और यहाँ पे तो 16 चौके 64 और -8, तो कितना आ जाएगा हमारा, -72 इजकल टू वाई स्केयर, ठीक है। तो वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखो 16 दूनी और 9 अट्ठे, ठीक है। तो देखो ये तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 4 चौक 16, 16 32 होती है 48, तो 48 हमारा आंसर, ठीक है। वाई की वैल्यू हमारी 48 आ गई। तो ये क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने तो पहली बार देखा भी कि कुछ जोड़ा गया और उसमें माइनस का आंसर आया, वो एग्जामिनर कुछ ना कुछ खेलने लग रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहा वो, क्या हुआ, वो फेल हो रहा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हो गया फेल। मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन दे रखा है, अब क्या रखा है, मीन प्रोपोर्शन निकालो किसका। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जैसे 11 और मान लिया हमारा आ जाए 11, छोड़ो, मान लिया 16 और 64 का आ जाए, ठीक है। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालो तो क्या करते हैं, दोनों की गुणा और रूट कर देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से 8, तो 32 हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन जब इस क्वेश्चन में करते हैं हम, तो हमारा क्या है, जैसे ये जो ऑप्शन है ना ये इस तरह है, ये स्क्वायर रूट है, तो 20 रूट 1, ये 7 रूट 1, ये 18 रूट 1 और ये 14 रूट 1, ये हमारा ऑप्शन है। अब इसका रूट करेंगे ना तो आप गुणा करके देखोगे, तो जैसे ये 99 है ना, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 55 रूट 2, और यहाँ से जमा का 45 रूट 2। अब ये रूट 2 ही कटके नहीं देगा हमारा, क्या है, ये रूट 2 ही हमारा कटके नहीं देगा, तो हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या है, रोंग है, ठीक है। मेथड मैंने बता दिया, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट के रूप में इन्होंने क्वेश्चन उड़ा दिया भाई, है ना, क्वेश्चन रोंग दे दिया। अब एचसीएफ एलसीएम चालू करते हैं हम, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, वैसे इसमें कुछ नहीं है। करके मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर बी, वह दो प्रकार के तेलों से एक समान कंटेनर इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल हो, ठीक है, और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे हो। तो मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन, अधिकतम आ जाए, जब भी अधिकतम आ जाए तो कुछ नहीं है, इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ताकि मनोज के पास दोनों प्रकार का सारा तेल इन कंटेनरों में डाला जा सके। जब आ जाए अधिकतम आयतन तो हमारा क्या करना है, एचसीएफ। तो 200 और 274 का क्या आ जाएगा हमारा, एचसीएफ 2, क्या आ जाएगा 2, तो 2 हमारा आंसर। अगर मान लिया कह देते अधिकतम आयतन वाले कितने कंटेनर हो गए, तो संख्या पूछ रही ना, क्या पूछ रही, संख्या। तो जब भी संख्या पूछते हैं, संख्या पूछते हैं, अगर मान ये इस क्वेश्चन में बता रहा हूं मैं,
अगर संख्या पूछते, अभी तो इसने बस अधिकतम आयतन पूछा था, हमारा आंसर आ गया। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में अगर वो संख्या पूछता है तो क्या करना है, कितनी संख्या में कितने कंटेनर हैं, तो 2 गुणा में 100, और ये 2 एकम 2, और ये 37। ठीक है, तो हमारे जो HCF के अलावा रहेंगे ना, उनका जोड़ हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कंटेनर्स। तो 237 हमारे क्या होंगे, कंटेनर्स। सभी को समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छा था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखने में बड़ा था, वैसे इसमें कुछ नहीं था दम। अब इसमें क्या क्या रखा है, ये भी आपके हर टाइप में पूछ रखा था, मतलब हर शिफ्ट में पूछ रखा था। ये है क्वेश्चन कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है, HCF और LCM का गुणनफल कह रखा था, और कह रखा था कि 1 में LCM जहाँ 1 HCF बताओ। समझ में आ रहा है, तो ऊपर तो गुणनफल आ गया, नीचा जोड़ दिखना है, तो जोड़ कितना आएगा HCF और LCM का, तो वही दिखना हमने, 432 है ना। अब एक चीज देखो, यहाँ पे वो आपने फॉर्मूला पता होगा ना, LCM गुणा में HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो HCF गुणा में कॉमन रेशियो मानने हमने x। ठीक है, और ये HY। ठीक है, x और y क्या है इसमें, कॉमन मतलब वो कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमें गुणनफल दे रखे 332, यहाँ से h स्क्वायर गुणा में 3 गुणा में 16। ठीक है, 16 दूनी 32 है ना, 32 ये गोला, तो ये 27, 3 तक काटेंगे 9, तो x कितना आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका अपोजिट, तो देखो मतलब अपोजिट का सम, व्युत्क्रमों का योग, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, इनका जोड़, एलसीएम जमा में HCF, नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम HCF। अब एलसीएम गुणा में HCF कितना दे रखा है, 432, और इनका जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ कितना आ जाएगा, तो जोड़ कैसे निकालेंगे अब, तो हमारा यहाँ से x कितना, ये HCF कितना आ गया हमारा 3, तो HCF तो 3 है, जहाँ में 3 गुणा में LCM किसके बराबर होता है, HCF गुणा में x गुणा में y। ठीक है, तो ये कितना आ गया 48, तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 गुणा में 4 9 बटे में 432, 3 तक काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 49 बटे में 144 हमारा फ्रैक्शन, मतलब 49 बटे में 144। ठीक है, कर दोगे। अब देख पा रहे हो गया आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, प्रॉब्लम ऑन एजेस वाला। इसमें भी वही काफी क्वेश्चंस गलत आए थे, है ना। एक तो जो सबसे डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने अपनी वीडियो में कवर करा है, जो केवल 4% कर पाए थे, और 75% तो ना गलत कर रखा था, गलत नहीं कर रखा था, इन सॉरी, इन्होंने कर रखा था। ठीक है, इन्होंने गलत ऑप्शन मार रखा था उसमें। अब देखो भाई क्या कह रखा है, एक पिता उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुणे से 18 अधिक है। ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुना से 8 कम है। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच का अंतर है। इसमें पिता और पुत्र है ना, उन्हें पुत्र मानना x। ठीक है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के योग से के 4 गुना से अधिक है। तो जैसे इनका योग कितना आ गया, पिता का क्या मानना पड़ेगा, फिर f मानना पड़ेगा हमने। हाँ भाई f ही मानना पड़ेगा, तो f मान लिया। कह रखा है इन दोनों का योग, तो f जमा में x, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुणे, तो 4x से 18 अधिक, मतलब माइनस इक्वल टू 18। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन और देखो, 5 साल बाद, तो f प्लस में 5 हो जाएगा,
5 साल बाद पिता की आयु का 4 गुना, तो 4 गुना, पुत्र की आयु के 14 गुना, पुत्र की आयु के 14 गुना, मतलब पुत्र की कितनी आ जाएगी, x जमा में 5, वो भी तो 5 साल बढ़ गया, क्या 14 गुना से 8 कम है, मतलब ये 8 साल बड़ा है, कौन, बेटा, इक्वल टू 8। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, तो ये तो 14x आ गया जमा में, ये माइनस का 4f आ गया, और यहाँ से देखो माइनस का 20 और 14 पंजे 70 और प्लस का 50 आ गया। ठीक है, तो 50 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 42 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा आ गया माइनस का 3x। अगर इसको देखें, अब क्या कर सकते हैं हम, 4 तक गुणा कर दे हुए इस पूरी इक्वेशन को, तो 4 तक गुणा करोगे f कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा 2x। यहाँ पे भी 4 तक गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, घटा देंगे 30, तो x कितना आ गया हमारा 15। ठीक है, अगर x हमारा 15 आ गया तो हम f भी निकाल लेते हैं, तो f कितना आ जाएगा, जैसे f माइनस में 3x था ना, तो 45 इसमें जोड़ेंगे हमें, तो 45 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, ये 63 आ गया। ये क्या आ गया, हमारी फादर की आयु। कह रखा है डिफरेंस बताओ, तो अगर 10 घटाओगे 53 और 5 और घटाओगे तो 48। ठीक है, तो 48 हमारा आंसर कर दोगे। तो बस इक्वेशन बनानी थी, और ये मेरी भी शिफ्ट में आया था, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आया था, उसमें भी यही था कि 5 साल जोड़ने के बाद ही क्वेश्चन हो पा रहा था, उसमें औरतें थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, और वो मेरा ठीक था, मैंने यही करा था तरीका। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को, और ये हर शिफ्ट में आ रहा है। अब भाई जैसे कि आप टाइम स्पीड डिस्टेंस देख पा रहे होगे, इसके भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के भी। अब ये पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या कह रखा है, एक व्यक्ति को 12 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, बिल्कुल, यदि वह इस दूरी का 2/3 समय में तय करता है तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करता है। अब 2/3 तो इसने तय कर ली, इस घंटे का बच गया कितना, 1/3, कितना बच गया हमारा 1/3, तो 1/3 मतलब कितने घंटे रह गए, 4 घंटे। ठीक है, क्या रखा, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज रहेगी हमारी, क्या, अगर वो दूरी का 2/3 समय में करता है, तो अब हमारी दूरी भी कितनी रहेगी, 1/3। 1/3 मतलब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 4, 4 छिक 24, है ना, 4 तिया 4 छिक 24, एक रह गया ना, 4 दूनी 8 होना था भाई, क्या होगा, 3 एकम 3, वो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और ये 3 तक हटते तो 1/4, 4, तो भाई कहीं ना कहीं, अच्छा ये 62 था ये, हाँ 62.75। मैं सोचू 41 में 42 क्यों नहीं, पता ना कहाँ पे ध्यान था, चलो ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया आपको। अब आप ये देख पा रहे होगे, देखो एक सर्कुलर रेस का सवाल है, काफी अच्छा है, ध्यान से समझियो कैसे करते हैं, और है ना ये कह सकते हैं हमें, कह सकते हैं ये काफी कम बार आया है, और एनटीपीसी में फंसा है, आगे भी आपके अंडर ग्रेजुएट ग्रुप डी और एसएससी के सारे पेपरों में फंसेगा। क्या कह रखा है कि 2295 एक मीटर का एक सर्कुलर रेस है, सिद्धार्थ फिनिश करता है एक राउंड को 85 सेकंड, ठीक है, 85 सेकंड में करता है, और यस फिनिश करता है एक राउंड को 45 सेकंड में। तो कितने डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स होंगे उसके सरकमफेरेंस पे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा। अब इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, हिंदी में आप ट्रांसलेशन देख पा रहे होगे। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, जिसे हमने एक सर्कुलर रेस बनाया, ठीक है, सर्कुलर रेस बनाया। अब ये है हमारा 2295 मीटर का, कितना है, 2295 मीटर का। क्या रखा है, सिद्धार्थ एक चक्कर को 85 सेकंड में पूरा करता है, मतलब ये जो करता है वो 85 सेकंड में। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, स्पीड, स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी यहाँ से स्पीड, तो 2295 बटे में 85, और ये 2295 बटे में 45, ठीक है। अब जो ये हमारा स्पीड आ गया ना, और ये क्वेश्चन आ जाए कि अलग अलग मिलान बिंदु पे परिधि पे कितनी अलग अलग मिलान बिंदु पे, मतलब अलग अलग मिलान बिंदु हैं, मतलब परिधि पे कित कितने मिल रहे हैं, तो वो संख्या बतानी है हमने। तो जब भी आए ना, आपने कुछ नहीं करना, रेशियो लेना है। तो देखो ये तो कट गया हमारा, है ना, ये कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 17, और ये आ गया हमारा 15, 15 नहीं 9 आ गया, ठीक है। हमारा आ गया 9:17, ठीक है। अब इनका जोड़ देखो कितना आ गया, 26, तो 26 हमारा आंसर। जब भी आए ना कि अपोजिट में घूमते हैं और कितने अलग बिंदु होंगे, तो आपने कुछ नहीं करना, स्पीड का रेशियो लेना, बस स्पीड का रेशियो लेना है, और उसका जोड़ हमारे मिलान बिंदु होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन बच्चे इसको कर नहीं पाए, ठीक है। अब देखो आप अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कि 52 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि वह 1 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, जो ये तय की गई दूरी है ना, ये 54 किलोमीटर, शेष दूरी का 7/9 है। तो मतलब अगर वो 9 है, तो हमारा जो हमने तय करा है ना वो 7 है, ठीक है। 7 किसके बराबर दे रखे, 54 के कह रखे। तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, मतलब ये जो है ना, ये हमारी ये टोटल डिस्टेंस है, क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है, और ये टाइम है ना, ये केवल साइकिल चलाते वक्त है, मतलब फर्स्ट फेज में है। अब क्या रखा है कि जो शेष दूरी, अगर मान लिया शेष दूरी 9 है, तो हमारा हमने जो कवर करी है ना वो 7 है, तो हमारा जो टोटल आ गया वो 16, तो 16 बराबर हमारे किसके है, 54, हमें निकालना 7, तो गुणा में 7/16, ये हमारी आ गई डिस्टेंस, है ना। और ये किलोमीटर में है, बटे में घंटे, है ना। अब ये 1 घंटा जमा में 15/60 घंटा, तो 1/4, तो हमारा आ गया 5/4, ठीक है। तो 4 तय हो गया, 2 तय हो गया, है ना। अब नीचे तो आ गया 10, 7 7 49, और 7 दूनी 14, 14 और 18, 18.9 हमारा क्या आ गया आंसर, 18.9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी ने कर दिया होगा, ठीक है, कर दोगे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, जैसे पहले आता था ना जो क्वेश्चन, वो आते थे आसान है, स्टॉपेज के ऊपर आते थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा है। क्या कह रखा है, बिना रुके एक लोकल ट्रेन इतने की औसत गति से चलती है, और रुक रुक कर वो उसकी जो गति होती है वो 30 किलोमीटर, तो 730 किलोमीटर लंबे एक मार्ग लोकल ट्रेन पर ठहराव के लिए कुल कितना समय लिया गया, तो कितना समय लिया गया, तो देखो ये क्या है हमारा डिस्टेंस, स्पीड तब कर देंगे टाइम आ जाएगा। तो जब अगर रुक रुक के चलती है तो इसने लिया 9 घंटे, और जब बिना रुके चलती है तो लिए 21 घंटे। तो जो ठहराव के लिए कितना लिया गया, तो इनके बीच का डिफरेंस, तो 12 घंटे इसने ठहराव का लिया गया। तो ऐसे निकालते, पहले टाइम निकालो, टाइम के बीच का अंतर हमारा आंसर। तो बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे इसको, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे इसको, इस क्वेश्चन को मेथड ऑप्शन से भी कर सकते हैं,
और मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड वाला तो आपको पता है ऑप्शन से करते हैं। जैसे अगर 18 लगते तो 18 पंजे 5 घंटे, 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं बुरहान से, इसका मतलब बुरहान को कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। अगर वो दुगनी कर रहे तो 36, 36 तो काट ही नहीं रहा, इसका मतलब ये तो है नहीं। 6 से भी ऐसे नहीं होगा, 9 से देखते हैं तो 10 घंटे लगते हैं, 3 घंटे ज़्यादा लेता है तो बुरहान 7 घंटे देता था। अगर दुगना कर दिया तो 18, 18 तक काटेंगे तो 5 घंटे, तो पहले वो 7 घंटे रहता है बुरहान, अगर वो दुगना कर दे हुए तो अनिरुद्ध 5 घंटे रहता है, इसका मतलब 2 घंटे कम रहेगा। तो हमारा यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो आगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या दे रखा है, एक मोटर चालक एक डिस्टेंस 30 किलोमीटर 50 मिनट में करता है बाय कवरिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर प्रति घंटा 13 मिनट तक, फिर 2x किलोमीटर 25 मिनट तक, एंड देन अगेन मूविंग एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। तो 25, 13 और ये कितना बच गया वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू ऑफ x बतानी है हमने। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस, जिससे x भी आ जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या रखा है, डिस्टेंस टोटल है 30 किलोमीटर। ठीक है, अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। अगर टाइम से स्पीड की गुणा कर दे तो अगर स्पीड x किलोमीटर है 13 मिनट के लिए तो गुणा में 13, तो 13x जहाँ में, अच्छा प्रति घंटा है तो बटे में 60 कर लो, कोई दिक्कत ना है। ये कितना आ जाएगा, 2x बटे में गुणा में 25 बटे में 60, ये कितना आ जाएगा हमारा x। अगर 25 ये है और 13 ये है तो 35 और ये 38, कितना बच गया 12, तो 12 बटे में 60। ठीक है, अब 60 ये उस तरफ चला जाएगा तो 30 गुणा में 60, यहाँ पे कितना आ गया 50, ये 13 और ये 12, तो ये कितना आ गया हमारा 25, ये 75x। ठीक है, तो 15 चौक 15 पापे 5 छिक्के, तो x हमारा कितना आ गया 24। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने बता दिया, देखो कितना कम लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोट एंड स्ट्रीम का एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, और शायद इसका ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्या दे रखा है। एक नाव को 40.6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में इतना टाइम लगता है। बिल्कुल ठीक है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति ये है। बिल्कुल, नाव को इतने किलोमीटर धारा के विपरीत और इतने किलोमीटर धारा के अनुकूल कुल कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, जब भी धारा के प्रतिकूल होगा ये किलोमीटर है, अपॉन 27 बटे में 60 इक्वल टू इनका क्या हो जाएगा डिफरेंस, तो ये हमारा 1x। ठीक है, ऐसे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये यहाँ पे गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब 3 दूनी 3 निम है ना, ये तो ऊपर जाएगा गुणा में 2। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल भी नहीं। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 बटे में 9, यह हमारी आ गई x की वैल्यू। हमें क्या रखा है, इतने किलोमीटर प्रतिकूल और इतने किलोमीटर अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा घंटों में। तो क्वेश्चन काफी अच्छा बना रखा है। अब देखो ये तो है हमारा प्रतिकूल, तो 77 और ये 10 है ना, हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, 1/10। ठीक है, बटे में यहाँ पे डिफरेंस वही x है ना, x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे 1 और इसको भी बाहर ले लेते हैं, 9 ऊपर। ठीक है, जमा में 525, अंदर क्या आ जाएगा 8 और 7 15, गुणा में ये तो हमने कॉमन लेकर बाहर कर दिया। अब देखो 15 45, 15 वापे 75 है ना, अब 35 इसमें जोड़ देंगे तो 7 और 5 12, 10 और 1 11, 8 और 1 9। ठीक है, सॉरी भाई साहब, ये 135 नहीं, केवल क्या था 35 था। ठीक है, काटने के बाद 35 था ये, है ना, यहाँ पे 35 आएगा।
तो ये 35 जब इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 812। जब इससे ये काटेंगे तो हमारा आ गया 9/10, मतलब 0.9 हमारा आंसर। ठीक है, कुल समय। तो भाई ये तो ठीक है, शायद वो दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन वो बिल्कुल इसी लैंग्वेज पे था। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वही है जो अपस्ट्रीम क्या होता है, तो शांत जल, मतलब अगर शांत जल को एक्स मानते तो एक्स माइनस वाई, ये स्पीड का रेशियो, स्पीड का डिफरेंस। अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो इन दोनों स्पीडों का जोड़। केवल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, हम कुछ कॉमन लेंगे और इसको आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब हमारे ज्योमेट्री चालू हो गई है, तो ज्योमेट्री के 2, 3, 4, 5, 6, और ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 10 क्वेश्चन है भाई पूरे। ठीक है, पूरे 10 क्वेश्चन है, करते हैं हम। अब देखो भाई, ज्योमेट्री का ये है क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि कौन सा करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। तो हमेशा ध्यान रखना, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है। रोम्बस में क्या है, सभी साइड इक्वल होती है। पहले, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, दूसरा, जो डायगोनल्स हैं वे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। बस ये दो प्रॉपर्टी हैं कि बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कह सकते हो। तो इसमें से हमारा ठीक क्या होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इसके। थर्ड है, डायगोनल्स नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, क्योंकि आपने जितने भी पढ़ा है इसका फार्मूला होता है जो एरिया का, वो क्या होता है, हाफ d1 d2, ना तो डी स्केयर है ना हो जाता है। इसका मतलब इसके डायगोनल बराबर नहीं होते। अगर बराबर हो जाएगा तो वो रोम्बस ना रह के स्क्वायर या रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा चांस स्क्वायर बनने के रहेंगे। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इंटरसेक्ट 90 डिग्री, बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमारा बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव ए रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं, एक ये, ठीक है, एक इसके अलावा हम बना लेते हैं ये वाला। ठीक है, ठीक है, क्या रखा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियस 10, अरे फिर लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, जो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, एक टेंजेंट की तरह जो लाइन जा रही है। जबकि जो बड़े के लिए क्या है, कोड है। ये बड़े के लिए क्या है, कोड है। ठीक है, बड़े के लिए क्या है, ये कोड है। तो हमने इसकी लेंथ बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसके लिए जो रेडियस है वो कितनी है, 10, और जो ये बड़ा है इसके लिए 26। हमें निकालना ये 90 डिग्री पे काटती है। ठीक है, ये जो कोड सेंटर से कोड पे आती है ना, 90 डिग्री पे काटती है। तो आपको पता लग गया ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब 10, 24, 26 आपको याद है। अगर ये 24 है तो ये आधा होता है, ये जो होता है ये पार्ट, और ये अगर पूरा निकालना है तो दुगना कर देंगे, तो 48 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो काफ़ी आसान ही क्वेश्चन था हमारा। अब आप एक अच्छी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है। एक आप रेक्टेंगल देख पा रहे होगे, इसमें क्या क्या रखे, एक रेक्टेंगल है, क्या रखे, एक पी पॉइंट, और पी क्या है, एक पॉइंट है, अंदर कहीं पे भी पी पॉइंट मान लिया हमने। फिर अगर मान लिया पी पॉइंट है, अरे तो क्या रखा है ये पे कि P इज ए पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो पी ए
पी ए, तो पी ए पी बी पी सी और पी डी की लेंथ निकालने हमें। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो पी ए का स्क्वायर जमा में पी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी बी के स्क्वायर के जमा में पी डी के स्क्वायर के। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा नहीं, ये आपको याद रखना है, ये होती है हमारे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बस कुछ नहीं करना, ए पी का स्क्वायर क्या है 69 का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर क्या है 38 का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर क्या है 27 का स्क्वायर, जमा में हमें इसका निकालना है। अब देखो यहाँ से देखो एक आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो हमारा लास्ट का 5 होना चाहिए। अगर ये 9 है तो हमारा 6 आना चाहिए। अब 8 के में भी आ सकता है और 4 के में भी आ सकता है, ये भी दिक्कत हो गया अब। ओह, तो कुछ नहीं, आप स्क्वेयर लिख के और इसको सोल्व कर लेना। आपको जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर जिसमें एंगल पी ये एंगल है, एंगल क्यू एंगल आर एंगल एस 2:8:2 3:7 है। तो कह रखा है किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो अब जोड़ो 10 13 20, तो 20 एक्स मान लो या कुछ 20 यूनिट इक्वल टू, अब चतुर्भुज है तो सारे एंगलों का जोड़ 360 होगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 18, तो 18 दूनी 36, 18 8 124, 18 3 54, 18 7 126, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 4 10, ये 17 और 1 18, तो इन दोनों का जोड़ मतलब सी डी का जोड़ 180, और यहाँ से देखो इसका 180 ए बी का, है ना। तो जैसे ए बी का जोड़ और सी डी का जोड़ 180 आ रहा है ना। तो जैसे कि आप दो पैरेलल लाइन खींच के और जब काटते थे तो यहाँ पे क्या है आता था, इसी तरह ये भी आता था, ठीक है। तो जब जैसे ए बी सी डी, बी सी थोड़ी ना है ना ए डी है, ठीक है। तो केवल एक ही पेयर तो पैरेलल है हमारा, एक ही पेयर, पेयर क्या है पैरेलल है जिसके बीच का 90 डिग्री है। तो जब एक पेयर पैरेलल होता है तो वो क्या बनाता है हमारा ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, रोम्बस भी, काइट भी और स्क्वायर भी। बीसी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछ रखा है, मैं करवाऊंगा आगे। अब देख पा रहे होगे आप ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ई एफ मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी। तो ए बी 14, बी सी 73, डी सी 90, ए डी 22, तो लेंथ ऑफ ई एफ सी, ठीक है। अब ए बी डी सी के पैरेलल है तो हम बना लेते हैं, इसी तरह बना लेते हैं हम, ए बी डी सी के पैरेलल है, ठीक है। ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ए सी। अब हम डायगोनल खींच लेते हैं इस पे, अब डायगोनल खींच रही है तो कह रखा है ई और एफ मिड पॉइंट्स है इसके, ई और एफ क्या है मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द डायगोनल ए। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं
तो यहाँ पर आएंगे। हमें इसकी लेंथ बतानी है, ई एफ की, ई और एफ की हमें लेंथ बतानी है। ए बी कितना दे रखा है 14, बी सी 73, बी सी 73, डी सी 90 और ये 22। ठीक है, हमें बतानी है ई एफ की। इनकी कोई जरूरत थी ही नहीं हमें। ठीक है, ई एफ किसके बराबर होता है, इन दोनों का डिफरेंस बटे में 2। तो 90 माइनस 14 बटे में 2, तो 45 माइनस 7। ठीक है, तो हमारा 38 हमारा आंसर। आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एसएससी में बहुत ज़्यादा बार आता है, और रेलवे में भी, अंडर ग्रेजुएट में भी अब से मिलेगा आपको। ठीक है, और ग्रुप डी तो है भाई, उसमें तो करोड़ा फार्म जाए पाओगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब कह रहे हैं एक ट्राइंगल है ए बी सी डी, जहाँ पे ए ये है, बी 46 है, जो 22 सेक्टर है ना सी और डी के, वो ए पे मिलते हैं। तो हमें मेजरमेंट बताइए एंगल डी ओ सी का। तो भाई अब आप देखो इसको कैसे करेंगे। हमने एक मान लिया एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ए बी सी डी, ए बी हमें दे दिया 53, ये दे दिया हमें 46, हमें सी और डी का एंगल बाई सेक्टर जहाँ पे मीट होगा वो बताना है, डी ओ सी। ठीक है, डी ओ सी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरे क्वाड्रिलेटर का एंगलों का जोड़ 360, 360 में तो ये घटा देंगे, तो 360 में से हमें तो एक मिनट, 9 9, ठीक है, तो 261 आ गया हमारा। अब 261 इन दोनों का जोड़ आ गया। अब बाइसेक्ट क्या है, आधा आधा करता है, तो इसका आधा जो हमें ये जो ओ वाला एंगल है, ये किसके बराबर आ जाएगा 180, तो उस तरफ लेकर जाएंगे। तो 180 माइनस 1,3,0.5, अगर 130 करते तो 50 आता, तो 50 से थोड़ा ही ज़्यादा, थोड़ा ही कम आएगा, तो 49.5 हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये हमारा वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं आगे करवाऊंगा। अब देखो, अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहे क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये हैं। ठीक है, इसको चलो आगे करवाऊंगा। अब देख पा रहे हो क्वाड्रिलेटर की कौन सी टाइप नहीं है, तो भाई साहब ट्रेपेजॉइड होगा यार, ट्रेपीजियम। ठीक है, काइट भी होगा है, रोम्बस भी होगा है, ये भी होगा। ऑक्टागन क्या है, एक पॉलीगन है जिसमें 8 साइड्स हो, कितनी 8 साइड्स, जबकि क्वाड्रिलेटर वे होते हैं जिसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो 4 साइड्स हम इन तीनों में है। अब आप देख पा रहे होगे क्या कह रखा है इसमें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्या रखा है, ए बी एक कोड है इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ सेंटर क्यू। एक हम सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले। ए बी एक कोड है इन द माइनर सेगमेंट, सेंटर क्यू है, यहाँ पे एक कोड है। ठीक है, ए बी, पी इज ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क ए बी। ए बी की देखो, ये तो माइनर आर्क होगी, ये मेजर आर्क होगी, तो मेजर आर्क पर कहीं भी हमने मान लिया पी पॉइंट। फिर कह रखे टेंजेंट ड्रावन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी टू सर्कल आर ए डी और बी डी। अब दो टेंजेंट ड्रावन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी टू द सर्कल ए डी, तो यहाँ से अगर हम एक क्या बनाते हैं, टेंजेंट्स बनाते हैं, हमें टेंजेंट्स बनाते हैं हमें, तो टेंजेंट्स क्या होते हैं, वो सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये इस तरह गए। ठीक है, दूसरा भी इसी तरह गया, ये 90 डिग्री पे गए, कितने 90 डिग्री, ये सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाएंगे।
तो क्या रखा है ए पी बी, हमें दे दिया 39, कोई दिक्कत नहीं है, ए पी बी का भी जुगाड़ कर देते हैं, ए पी बी, ए पी और ये बी से भी गई, तो हमें क्या रखा है एंगल ए डी भी बताओ, ये जो ये यहाँ पे डी है ये बताओ। फिगर बनानी मुश्किल थी, करना आसान है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, दोनों के दोनों समझो आप। देखो जो ये एंगल होता है और जो कोड द्वारा सेंटर में बनाया जाता है एंगल, इन द्वारा जो ये सेंटर में बनाया जाता है एंगल, तो जो सरकमफेरेंस पे बनाया जाता है एंगल, उसका दुगना कहाँ पे बनता है हमारा सेंटर पे, उसका दुगना हमारा कहाँ पे बनता है सेंटर पे। अगर ये हमारा थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, यहाँ पे हमारा 39 है तो 39 का दुगना कितना आता है 78, तो ये 78। अब सेंटर के साथ जो ये बनता है ना ये 190 वो 90 बनता है, ये 90, ये भी 90 बनता है। अगर ये 90 90 180 हो गए तो ये और ये भी तो कितना होगा 180। अब ये 78 है तो ये कितना बच गया हमारा 102, तो 102 डिग्री हमारा आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान था, जब भी ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है 102 डिग्री, ठीक है। ये 98 डिग्री, ये 108 डिग्री, ये 89 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान रखना जब पीडीएफ में आपको मिले, ठीक है। अब दे रखा हमें साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इतनी इतनी इतनी, तो लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द साइड विद ए लेंथ ऑफ 171। अब आप ये देख पा रहे होगे, अब ये है ना ट्रिपलेट भी नहीं बना रहे 109 171 100, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनवर्स फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। पहले एस सेमी पेरीमीटर, ये एस भी पूछा गया था, फार्मूला भी पूछा गया था एक बार इनवर्स फार्मूला वाला, ये हमारा पहले सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। नहीं अपॉन 2 नहीं, बस इतना ही, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जोड़ करो अब कितना आ जाएगा, ये देखो 180 280 380, 380 का आधा 190, तो हमारा एस कितना आ गया 190 गुणा में 171, तो कितना आ गया 19 गुणा में 109, तो कितना आ जाएगा 81 गुणा में 90, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा क्या आ जाएगा, 81 का 9 आ गया, 19 आ गया और 900 का 30 आ जाएगा बार, ठीक है। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या रखा है कि जो 171 लंबाई पर एक भुजा के संगत इसकी ऊंचाई क्या है, जैसे ये 171 मान लिया, इसके ऊपर एक हाइट डाली गई है, वो हाइट पूछ रखी है, तो इसमें भी जो ये एरिया है ये किसके बराबर होगा, हाफ इंटू में, क्योंकि ट्राइंगल तो वही है ना, बेस कितना है 171 गुणा में हाइट, ठीक है। अब देखो 19 निम्मा 9 तय हो गया, तो हमारा एच कितना आ गया 2 यहाँ पे, तो 60 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया हाइट, ठीक है। कर दोगे, अब देख पा रहे होगे आप ये क्वेश्चन, पी एक पॉइंट है, अच्छा ये भी वैसा ही है वो जो मैंने बताया था ना ट्रिक रेक्टेंगल वाला, वैसा ही है। अब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केवल एक ही क्वेश्चन आया था, है ना, वो एक ही फार्मूले के ऊपर आया था, आए ये कई शिफ्टों में थे अलग अलग तरीके से, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है इन पर, क्या एक ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, वो कौन सा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का क्या फार्मूला ही कह सकते हैं हम, फार्मूले के ऊपर ही आए हुए थे। क्या करते हैं सेंट्रोइड जब निकालते हैं तो वर्टिसेस दे देते हैं इस तरह, ठीक है। तो वर्टिसेस ये जैसे एक और 4 है तो ये x1 y1, ठीक है, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तीनों का जोड़ x1
x2 x3 बटे में 3 y1 y2 जमा y3 अपॉन में 3। ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसका, कोऑर्डिनेट्स निकालने का, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो अब जोड़ो 1 8 18 बटे में 3 6, अब y के जोड़ो 12 24 3 तो 8, तो 6 और 8 हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा आ गया स्टैटिस्टिक्स का पार्ट। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड बहुत ज़्यादा पूछ रखे हैं, हर शिफ्ट में मीन मीडियन मोड का है। ठीक है, एक जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है मीन मीडियन मोड में, वो हमारे फार्मूला, वो जो एक एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं ना, जिसमें क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो इस फार्मूले के ऊपर था। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 इंटू में मीडियन माइनस में मीन। जैसे एक मीडियन गया तो 2 बच गया, तो ये दोनों के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन थे, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपने याद रखने हैं, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और मोड माइनस मीडियन दे देता, पूछ रहे था आप तक मीडियन माइनस मीन निकालो, या मीडियन माइनस मीन दे देता, आप तक पूछ रहे था मोड माइनस मीडियन निकालो। कुछ भी हो, इन दोनों के ऊपर आपके स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन थे। ठीक है, ये मैंने अपनी जो क्लास है अभी जो सेकंड पार्ट था, डिफिकल्ट 5 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उसमें मैंने ये करवाया है। ये लगभग 8% ही बच्चे कर पाए थे। ठीक है, तो इस कारण ये मैंने करवाया था। इसका आंसर था हमारा 8.54। ठीक है, अब देखो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 100 टर्म्स बतानी है। तो देखो ज्योमेट्री खत्म हो गई थी, हमारा आ गया था स्टैटिस्टिक्स, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, जो टॉप 5 डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें करवा रखा है, आप देख लेना। रेलवे एग्जाम्स की प्लेलिस्ट वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर ये वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, अब देखो, अब जब भी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और ये पूछ रहे हैं ना सम ऑफ स्क्वेयर्स, तो इसके लिए एक अलग फार्मूला है। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही, रूट सम ऑफ जितने भी हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जितने हैं 100 n माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है, रूट हटाएंगे 9 हो जाएगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना दे रखा है 100 टर्म, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन कितना है हमारा 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, जोड़ दें हमारा कितना आ जाएगा 2509। ठीक है, और ये डबल जीरो, तो 250900, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ना भाई मीन मीडियन मोड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। मीन का मैंने दिया नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होता है। मीन में क्या होता है, जैसे इस तरह टेबल दे दी, तो यहाँ पे एक्स आई और यहाँ पे एफ आई, है ना, देते नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे देते हैं, यहाँ पे और कुछ दे देते हैं। तो इस तरह टेबल बना के दे देंगे, कुछ नहीं करना आपने, सम ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, मतलब जो भी यहाँ पे है ना, दोनों की गुणा, फिर दोनों की गुणा, फिर दोनों की गुणा, फिर दोनों की गुणा, और उनको जोड़ दो, ऊपर लिख दो। उसके बाद जो F1 है ना, इनका जोड़ नीचे लिख दो। ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा मीन का। मीडियन का देखो, अब आप मीडियन का देख पा रहे होगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इक्वल टू L प्लस
n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 इंटू में h। ठीक है, ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई हमारा फार्मूला क्या था, दो नहीं एफ आएगा। ठीक है, समझो कैसे करते हैं सवाल को। मीडियन इक्वल टू, सारी चीज़ समझाता हूँ, एल प्लस में n/2 माइनस सी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ गुणा में एच। तो देखो एच तो इनके बीच का गैप कितना कितना है, 150। तो एच तो आ गया हमारा 150, 150 नहीं 50, 50 आ गया हमारा एच। ठीक है, अब हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं होता, जैसे 16 है, आगे 16 में 15 जुड़ जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लिख लेते हैं एक जमा, जिसे यहाँ पे लिख लेते हैं 16, 15 जोड़ेंगे इसमें 31, फिर 31 जोड़ेंगे तो 62 है ना, 62 के बाद 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 86, 86 के बाद 8 जोड़ेंगे तो 8 3 116 और 124। तो हमारा जो जोड़ भी आ गया वो भी कितना आ गया, 124 ही आ गया। n/2 करना है, तो n/2 हमारा क्या आ जाएगा, जैसे इन सब का जोड़ करोगे 16 15 31 24 38, उनका भी 124 आएगा। 124 का आधा कितना आ जाएगा हमारा 62। ये आ गया हमारा n/2। अब 62 देखो कहाँ पर आ रहा है, इसमें। ठीक है, तो 62 यहाँ पे आ रहा है, तो जो L होगी वो इसकी लोअर लिमिट है ना, तो L हमारा क्या आ गया 210। समझ में आ रहा है कैसे करने लग रहा हूँ मैं, इसको भाग करके देखो ये कहाँ पे ऐड होगा, तो 62 में होगा। समझ में आ गया, आपने मीडियन सीख भी रखा होगा। इसमें थोड़े एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस दे रखे हैं, मोड का भी ऐसा ही दे रखा है। अच्छा एल हो गया, सी एफ, तो हमेशा ध्यान रखना जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो जो जहाँ पे ये ऐड हुआ है ना वो फ्रीक्वेंसी, और उसकी रो यूनिट क्रॉस लिमिट होगी। समझ में आ रहा है, और फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली, मतलब इसके यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जैसे 31 आ रही थी, ये सी एफ ये लिखी जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एल कितना आ गया हमारा 210, जमा में n/2 कितना आ गया 62, माइनस में सी एफ कितना है 31 बटे में 31 गुणा में 50। ठीक है, तो देखो 31 से 31 से गया 50 जोड़ देंगे तो 260 हमारा आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या आ गया आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, मीडियन निकालना आ गया। तो इसी तरह हम सारे सवालों के मीडियन निकालेंगे। हर शिफ्ट में हम कह सकते हैं लास्ट वालों में मीडियन और मोड आए थे। ठीक है, अब देखो आगे। तो सबसे मेन चीज़ आपको इनके फार्मूले याद होने चाहिए ग्रुप्ड टेबल के। मीन और मीडियन के ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड के आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अब इसमें जो मोड है ना, तो मोड का क्या फार्मूला होता है हमारा, तो एल जमा में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। ठीक है, तो वैसे ही है, H कितना है 5 है ना, H तो हमारा कितना आ गया 5। अब देखो जो सबसे बड़ी लिमिट होती है ना वो हमारा क्या आती है, वो हमारी क्या आती है F1 होती है, वो हमारी क्या होती है F1। ठीक है, और उससे पहले वाला F0 होता है और उसके बाद वाला F2 होता है। ठीक है, ये F1 होता है। अब यहाँ पे देखो 165 दे रखा है, ये थोड़ा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 165 दे रखा है, अब 165 कब आएगा, जब L में कुछ जुड़ेगा। तो जुड़ने के आतर क्या है 160 है, अगर 165 जमा में कुछ करोगे तो बड़ा आ जाएगा। तो इसलिए हमें ये वाला
चीज़ लेना पड़ा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन ही बन गया ये। अब देखो इसमें 165 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 160 रोवरी मेडिटेरेनियन जमा में F1 कितना है 37, F0 कितना है 25 माइनस 37 गुणा में 2 74 माइनस 25 माइनस में F2 कितना है x गुणा में h कितना हमारा 5, ठीक है। अब 160 जमा में कितना 12 12 पंजे 60 बटे में 74 माइनस 25 माइनस x। अब ये किसके बराबर है 165, तो यहाँ से 5 आगे जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो ये इसके बराबर, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा ये 9 है ना, 6 में तो 2 गया 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो 7 और 3, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 37, 37 ही हमारा ये है। और अगर अभी 37 ही आ गया तो इस तरह के जो होते हैं वे एम्बिग्यूअस सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, ये क्वेश्चन अवॉइड ही करना चाहिए था रेलवे को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब आप नेक्स्ट चैप्टर देख पा रहे होगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के भी कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, वो जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो मैं करवा रहा हूँ। तो अब देखो क्या दे रखा है, गौरव ने पहले पेन पर इतने रुपए में और 346 में सराहने खरीदे। पहले पेन पर 75% का लाभ, तो 75% मतलब 3/4 होता है, तो 7/4। लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और 14% की छूट देता है, तो 14% की छूट तो 7 और बटे में 50, तो 7 घटा देंगे तो 43 बटे में 50। अब 356 क्या रखा है 48% का लाभ, तो 48 बटे में 100, तो कितना आ गया 24, ये 50 है ना, ये 12, ये 25, तो 37 बटे में 25, ठीक है। वरना कैलकुलेशन वाला पार्ट है सारा का सारा, असली बात तो है ये। 4 तक काटेंगे तो 777 777 गुणा में 100 दे कर दो है ना, तो 86 जमा में क्या रखा लाभ और हानि ना, यहाँ पे देखो गुणा में 4 गुणा में 4, तो 7 चौके 28 8 6 48, ठीक है, 6 7 42 2 है ना। और देखा जाए तो 2 अंकों से पहले ही आएगा है ना, और उसमें तो ये घटेगा 6 और 4 10, तो अगर 0 में तो घटेगा यो ना, अगर इसमें तो भी घटेगा है ना, तो हमारा क्या आएगा 3999.02। तो भैया अभी इस क्वेश्चन को हम दोबारा सोल्व करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती रहेगी। अब देखो यहाँ से तो हमारा कितना आ गया, अगर प्रॉफिट इतना है तो 777 है ना। अब इस पर मोल भाव करने के बाद 14% की छूट, 14 मतलब 14 मतलब कितना आ जाएगा बटे में 100 और ये 86, ठीक है, जमा में। अब ये 356 गुणा में 148 बटे में 100, ठीक है। अब देखो 0000, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी 86 7 7 6 42 7 56 56 ये 60, ठीक है। अब ये 111 तक करनी पड़ेगी 602 602 602, तो हमारा आ गया 2 2 8 6 6, ठीक है, जमा में। अब देखो 148 तक करनी पड़ेगी ना, तो कुछ और तरीका हो सकता है। नहीं, चलो देखते हैं। तो 8 से करो, 8 6 48 8 5 40 44 4 8 24 और 28 गुणा में 14 6 84 8 14 5 70 78 14 3 42 और 49, ठीक है। तो हमारा आ गया 8
8, 16, एक 10 और एक 12 और एक 5, ठीक है, 2 जोड़ेंगे तो 10 और ये 10 और एक 11, एक 8 अच्छा 14 और एक 15, एक 8 और एक 9, 6 और 5 11, ठीक है। अब ये हमारा आया है टोटल एसपी, हमें निकालना प्रॉफिट, लाभ। तो इस कॉस्ट प्राइस में तो घटा देंगे, तो 6 और 4 10, एक ये 10 और ये 8, तो 395.10 हमारा आंसर, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन में ही हमने थोड़ी ही गलती कर दी। कैसे? देखो 6 सत्ते 42 2 आना था, 8 6 48 8 आना था, तो 0 आना था, ठीक है। तो 0 यहाँ पे केवल एक ही में था, तो ये हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो अब आप आगे क्वेश्चन देख पा रहे होगे, समझो क्या क्या रखा है कि एक विक्रेता 42 लैपटॉप बैग इतने में खरीदता है और 35 के लिए इतने में बेचता है। तो देखो 41 62 को 42 तबाह करेंगे, 6 सत्ते 6 छिक 36, 6 निम 54, 6 तिय 18, 6 सत्ते 42, 7 निम 63, 7 निम 63, 7 एकम 7, ठीक है। ये हो गया एक का कॉस्ट प्राइस। इसी तरह 37 305 35, तो 7 से काट, 7 पंजे 35, 7 21, 7 21, 7 पंजे 35, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 छिके 30, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो इतने में बेचता है, तो इनका डिफरेंस निकालो कितना आ गया। देखो ये 9 कम है, तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 76 रुपये का क्या है, लाभ, ठीक है। कह रखा है 300 इतने रुपए का एक लैपटॉप पे है, जबकि 3952 निकालना हमने। तो देखो देखो 6 छिक 36 तो वैसे नहीं आवा, 6 चौक 24 भी नहीं आवा है, 6 छिक 36 भी ना, 6 दूनी 12, तो यही हमारा आंसर। मतलब 52 हम बेच कर है अपने पैसे कमाएंगे, कितने, 3952। सभी को समझ में आ गया? इतना थोड़ी ना कम रहता हुआ, 65 रुपये बच्चा एक लैपटॉप के ऊपर, है ना। अब देखो आगे क्या क्या रखा है। जितेन ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा, तो 100 की चीज थी, कितने में बेचा, 11% हानि, तो 89 में। फिर क्या रखा है, यदि उसने वस्तु 5% कम पर खरीदी, मतलब 95 पर खरीदी, और इतने अधिक में बेचा होता, तो उतने का लाभ होता। तो इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करते हैं। पहले तो इतनी हानि या लाभ जो भी देगा है वो करना है। फिर इसने वस्तु में इतने पर खरीदी होती, कम पर खरीदी होती, इतने पर बेचता इतने रुपए पे, और फिर ये लाभ। तब कुछ नहीं करना, 6/5, 5 तक काटेंगे 19, 19 छिक्का 114, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ गया, 11 और जोड़ देंगे तो 25, ठीक है। तो 25 इक्वल टू 739 क्या रखा, वस्तु का क्रय मूल्य, तो गुणा में 4, गुणा में 4, 9 छक 36, तो 6 केवल एक ही में है ना, 7 चौके 28, हाँ बिल्कुल ये ठीक है हमारा, और किसी में नहीं है, तो हम इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, ठीक है। अब आप मिल्कमैन का देख पा रहे होगे, वो अपनी गुड्स को 20% ज़्यादा करता है, डिस्काउंट दे देता है 25% का। तो आप गेन या लॉस बताओ। तो तो कैसे करेंगे इसको, तो समझो। तो जो गेन होता है ना या लॉस होता है, वो अब मतलब मार्क प्राइस और डिस्काउंट का सक्सेसिव होता है। तो मार्क प्राइस 20 माइनस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटे में 100, ठीक है। तो 4 ये 5 है ना, 5 5 माइनस 10, तो माइनस क्या दिखाता है, लॉस, तो 10% का लॉस, ठीक है। वरना एक और फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस में पी, ठीक है। ये और फार्मूला होता है, काफ़ी यूज़ होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट निकालना हो, मार्कअप और डिस्काउंट दे रखा हो,
तो उसका सक्सेसिव लगा दो। बस क्या करो, उसका सक्सेसिव लगा दो। क्या रखा है, एक दुकानदार वस्तु को 50% अधिक निर्धारित करता है, 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितना छूट दी जानी चाहिए। तो अभी मैंने बताया था सीपी अपॉन एमपी और 100 माइनस डी, 100 प्लस में पी। ठीक है, अब कह रखे हैं 50% अधिक, तो यहाँ पे अगर 2 है, अगर मान लिया 200 है तो ये 300 हो जाएगा, 2/3। 100 माइनस डी, डिस्काउंट निकालना है, प्रॉफिट 14% है तो 114। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 अठे 24, तो 38 दूनी 76, तो कितने का डिस्काउंट होगा, 76, तो 24% का। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, सेलिंग प्राइस ऑफ ए बेड, ये बहुत ज़्यादा बार आता है, इसको कैसे करते हैं समझो। एक चीज़ समझो पहले कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, अब कह रखे हैं सेलिंग प्राइस दुगना कर दिया जाए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शिफ्टों में आया, ध्यान देना। तो 2 SP माइनस CP कर दें तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 6 गुना। ठीक है, तो इनिशियल प्रॉफिट बताओ, मतलब P बताओ। तो अब देखो क्या करो, जोड़ दो, तो माइनस नहीं घटा दो तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो देखो CP से CP कट गया, हमारा SP इक्वल टू कितना आ गया, 5P। ठीक है, तो यहाँ से SP अपॉन प्रॉफिट का हमारा आ गया रेशियो कि SP 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो इसका मतलब CP हमारा क्या होगा, 4। तो प्रॉफिट निकालना तो 1/4, 1/4 होता है 25%, तो 25% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, ये भी बहुत ज़्यादा बार आया था कि जो 20 का SP है वो 6 के CP के बराबर है, तो लॉस या प्रॉफिट बताओ। तो CP अपॉन SP किसके बराबर आ जाएगा, तो 20/6 है ना, तो 2 तो करेंगे 10 और ये 3, तो देखो कितना नुकसान है, तो 7/10, तो 60/10 70% का लॉस है भाई साहब, 70% का लॉस। यार 10% के उसमें कांच निकल जा दुनिया की, और ये 70% का कर रहा है भाई साहब। अब आगे देख पा रहे होगे टाइम एंड वर्क। तो भाई अब टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन है, अरे दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अब क्या रखा है, ए एक काम को सेम टाइम में करता है, मतलब ए का जो टाइम है वो बराबर है B प्लस में C के टाइम के। ठीक है, अब क्या रखा है, ए और बी मिलकर 7 दिन में करते हैं, जबकि सी अकेला 9 दिन में करता है। तो यहाँ से इसके एलसीएम कितना आ गया, 63, ये 9 एफिशिएंसी, इसकी 7 एफिशिएंसी। अब जितना बी और सी मिलकर करते हैं, अब ऐसे तो इसके दिन कितने आ गए, 9 दिन। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ए माइनस बी, तो हमारा आ गया 9 और ये 7। तो अब देखो भाई यहाँ से, अरे यार यहाँ से ए माइनस बी अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और ए प्लस में बी कितने दिन में करता है, 7 दिन में। ठीक है, 63 हमारा वर्क है, तो यहाँ से बी का निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो 1 आ गया। अब 63 दिन और 1 की एफिशिएंसी था, 63 काम है तो 1 की एफिशिएंसी था, 63 दिन में होगा। समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान था ये, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखो जिसमें 5 दिन बाद में और 2 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो अब इसमें दे रखे रॉबर्ट, क्रिस, जेरेमी, ये 10, 14, 21, नाम भी अजीब है भाई साहब। 14, 42, 84, 210 एफिशिएंसी। यहाँ पे 10 एफिशिएंसी, यहाँ पे 14 कम 14, 14 पंजे 70, यहाँ पे 21। ठीक है, अब कह रखा है तीनों ने काम शुरू किया, रॉबर्ट ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो रॉबर्ट ने कितना काम किया, देखो 5 दिन तो तीनों ने मिलकर करा, एक दिन में कितना करें, ये 46, तो 5 दिन में। तो भाई
अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि पता नहीं यार क्या क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं, अजीब है यार इनका तो। अब देखो जो ये ना रोबोट रोबोट ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो रोबोट ने 5 दिन तय किया, तो 21 × 5 जवा में जो ये है इसने 2 दिन पहले, तो सी इंटू में हमने माना टोटल डी डी टाइम लगा, तो D-2 मतलब 15 जवा में 21 सारे ना सारे दिन करा और टोटल काम था 210, ठीक है 210। अब देखो ये 21 × 5 105, 105 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा 105 है ना। 15D ये 21, तो 15 और 21 कितना आ जाएगा हमारा 36D। 30 है, इसमें 30 जोड़ेंगे तो 135। सॉरी ये जो जेम्स है ये 10 दिन तक कर रहा है, तो 10 आना था 10D, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25D, और ये 30 उड़ जाएगा 135 आ गया, 15 दूनी 30 तो 135 है ना। तो 25 तक करेंगे, तो 25 तक भाग करेंगे, 25 पंजे 125 10, तो 25 चौके 100, तो 5.4 दिन लगेंगे टोटल हमें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो कुछ दे पा रहा है ये, मतलब उस पर तो काम खत्म हो गया था, दोबारा लगा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब देखो भाई क्या दे रखा, पाइप ए बी इतने दिन में करते हैं, तो टर्न ऑफ कब करना चाहिए कि ये टोटल है जो 54 मिनट में भर जाए। तो भाई साहब ये आपने खुद करना है, मैंने इतनी बार करवा रखा है ये, कमेंट इट, ठीक है। कहाँ पे 2025 एग्जाम्स में इतनी बार आ रहा है ये भाई साहब, इतनी बार एग्जामिनर का स्टेटमेंट याद होगी। अब देखो 3 मंथ XYZ बिजनेस करते हैं, 3:4:10 है ना। 6 महीने के बाद वाई विड्रा करता है 50% शेयर, जेड विड्रा करता है 40% शेयर 9 months प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द ईयर, ठीक है। 9 महीने होने से पहले 40% हिस्सेदारी ले ली। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ है तो जेड का हिस्सा बताओ कितना होगा। तो देखो 3:4:10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 महीने तक तो ये लग गया ना वाई में, 6 महीने तक तो ये लग गया, फिर 50% वापस ले लिया, तो अब कितना बच गया 2, है ना। तो गुणा में 6, 12 महीने तक। फिर कह रहे जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले, मतलब 9 महीने पहले का क्या मतलब कह रही है, नव 9 वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले मतलब कितने महीने का हो यार, 12 का, मतलब तीसरे महीने में इसने तो निकाल लिया, 3 महीने तक लग गया। फिर इसने क्या करा 40% निकाल लिया, तो रह गया कितना 60%, मतलब 6 गुणा में 9, ठीक है। और ये 12 महीने तक है, गुणा में 12, ठीक है। अब देखो 3 से काट लो, 3 दूनी ये दूनी और ये 3, तो हमारा आ गया 12, ये 6 और ये 12 और ये 10 18 और ये 28, ठीक है। तो यहाँ से 4 से काटेंगे 3 3 7, 7 और 3 10 और 13, 13 से भाग करेंगे, 13 कम 13, 13 अट्ठे 104, ठीक है। तो 18 8 8 64, तो 4 आना था हमारा। तेरह कम 13 ये 18 आ गया ना। 8 8 64, 8 8 64 क्यों करेंगे, 7 करेंगे हम तक। 8 7 56, 6 आना था और 2 जीरो आनी थी, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था।
सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे करेंगे इसको समझो। एक बैंक ऑफर करता है इतना कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अगर ये पर एनम है तो आधा कितना हो जाएगा, 0.55%। ठीक है। अब क्या रखा है, एक कस्टमर डिपॉजिट इतना जनवरी में और जुलाई में, ठीक है, ईच। तो एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज, तो कितना इंटरेस्ट उसको प्राप्त होगा। तो अब देखो 7755, यहाँ पे तो दो साइकिल बन जाएगी 6 6 महीने की, है ना, केवल यहाँ पे एक ही साइकिल बनेगी। तो 0.55 हो गया ये परसेंट जमा में। अब 0.55 का जमा में 0.55 जमा में 0.55 गुणा में 55/100, ठीक है। तो यहाँ से तो देखो ये कितना आ गया, 1.1 आ गया जमा में। 55 गुणा में 55 कितना आ जाएगा, 5 छिक्के 30, 30 25, अरे यहाँ पर पॉइंट है ना, पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा आ गया 1.4025, अरे यहाँ पर 0.55, तो हमारा कितना आ गया 2 5, ये 5 9.1, तो लगभग इसका 2% है ना। तो इसका 1% तो कितना आ जाएगा हमारा 77.45, और इसका दुगुना 90 है ना। 7 दूनी 14 एक 15, एक 7 दूनी 14 एक 15। सॉरी भाई साहब, देखो यहाँ पे दो दो के आगे है तो 6 पॉइंट आगे आगे आना चाहिए था। तो 0 0 और ये, अब इसमें क्या ही जोड़ा हम, है ना। और ये 0.55, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो 1.1, 0.003 025, तो कुछ फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, मुझे लग नहीं रहा है। जैसे 3 5 6 1 1, तो इसका देखो इसका 1% तो कितना आ गया 77, ठीक है, 0.45, इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा गैप भी कम ही दे रखा है। और इसका आधा कितना आ गया, तो आधा तो 37 दूनी 74 होया करे 38, तो 38 पॉइंट कुछ आएगा, है ना, 38.5 मान लो कुछ भी। और इसका आधा 0.1 भी तो चाहिए ना, 0.1, तो 0.1 कितना आ जाएगा हमारा 7.7, है ना। तो इसमें 7 7 7 14, 14 और 8 22, है ना, 14 और 8 22, 10 और 1 11, है ना। आप ये करो भाई, सबसे आसान यही पड़ेगा, 77 और 45 को 16 से गुणा कर दो, ठीक है। 16 पंजे 80, 16 चौके 64 और 8 72, 16 सत्ते 112 और ये 129, 16 सत्ते 112 और ये 124, ठीक है। तो 124 से तो बड़ा ही आना चाहिए, तो ये 128 तक ही पहुंचेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आगे रहता भी तो है ना 6 5 3, समझ में आ गया। वैसे हम ये भी कर सकते थे, पहले 1% निकाला, फिर 0.6 निकाला, फिर 0.05 निकाला है, कर सकते हैं, लेकिन जब गुणा होगा हमारा काम चल रहा तो हम क्यों इतना पिछड़े में पड़े, है ना। अब 41 का कोई डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, नहीं पता होगा, तो भाई इसको आप 41 से भागी करके देख लेना, कोई डिविजिबिलिटी रूल याद करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो हमें क्या कह रखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो इसमें सीधा फार्मूला होता है क्या, n-3 n-2 इंटू में 180 डिग्री इक्वल टू, ये सम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 10, तो 12 हमारी क्या आ गई साइड्स, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट था ये, हिमाचल वाले में भी बहुत ज़्यादा पूछ रखा था। अब क्या रखा, लेट ए बी एन ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर रूट्स है एक्स स्क्वेयर आर इंटीजर्स, तो लीस्ट वैल्यू बताओ। मान लीजिए कि ए एक विशेष धनात्मक पूर्णांक है, तो एक्स क्यूब माइनस में ए एक्स जमा में 4a जमा में 7 इक्वल टू 0। तो भाई जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो बाद में रह गया था, इसको करने का सबसे आसान तरीका रहेगा ऑप्शन रखे और कर दिया, ठीक है। अब जैसे एक यार जो न्यूनतम है, पहले 19 रख के देखो, फिर उसके बाद 21,
19 रखोगे वो 18, 19 चौक 76, 76 और 7 83, 83 का और 18 का कुछ इतना बनता नहीं है, ठीक है। उधर जमा घटा गुणा बराबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करा रहे। 21 अगर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x जमा में 21 चौक 84 और 7 91 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 13 गुणा में 7 माइनस का 13 माइनस का 7 तो हमारा हो जाएगा, तो 21 ही हमारा आंसर, ठीक है। अब देख पा रहे होगे आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करेंगे हम। तो सबसे आसान मेथड क्या पड़ेगा इसको करने का। तो देखो सबसे पहले उस तरफ देखो ब्रैकेट में 3 रूट सेकेंड का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू में रूट सेकेंड का स्क्वायर माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर के बराबर होता है। तो आ गया हमारा यहाँ से 310, समझ में आ गया। अब यहाँ से 2 कोस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कोस, तो हम देखो नीचे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक माइनस में साइन का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन से साइन गया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से कोस से कोस गया तो हमारा आ गया 4 बटे में कोस, ठीक है। और ये 3 इंटू में 10, तो देखो कोस ऊपर जाएगा तो 12 सेकेंड इंटू में 10, ये हमारा फर्स्ट आंसर। काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, ये 3 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 10 का स्क्वायर और माइनस साइन का स्क्वायर होता है ना, तो इसमें कुछ नहीं होता, बस ये गुणा हो जाता है, ठीक है। गुणा हो जाता है कैसे, देखो 10 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपन में कोस, साइन का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब साइन का स्क्वायर अगर कॉमन ले हुए हमारा आ जाएगा 1 माइनस में कोस का स्क्वायर अपॉन कोस का स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, साइन और कोस का ये स्क्वायर है, इसका जो फ्रैक्शन है, तो ये 10 का स्क्वायर इंटू में साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने हरदम याद रखना है जब भी आपके आगे आ जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 का स्क्वायर ए माइनस साइन का स्क्वायर ए इक्वल टू होगा हमेशा 10 का स्क्वायर ए इंटू में साइन का स्क्वायर ए। ऐसा ही कोट और कोस में होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपने। अब इसमें बस यहाँ पे ये जो बीच में डॉट आ गई है ना, तो अब रूट से ये गया है ना, रूट से कट गया ये, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से 310 इंटू साइन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो साइन से साइन गया एक, तो यहाँ पे साइन अपॉन कोस, ये 10 होता है, 10 से 10 गया है ना, तो 3 गुणा में 3 9 हमारा आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर। तो ये एक आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, किसी का 6 सेब और 6 आम इतने रुपए में खरीदती है। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही रहती है, तो 5 सेब और 8 आम की कीमत इतनी है, तो 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत क्या है, वो पूछा आपने, ठीक है। क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब इसको कैसे करेंगे हम, हमने मान लिया कि है ना हर एक सेब की 1 रुपये है, हर एक आम की भी 1 रुपये है, तो 6 सेब 6 एप्पल जहाँ 6 मैंगो, कितना आ गया 216। अब 5 सेब है ना, एक ना होकर 30% कम होगी, मतलब 0.7 होगी, तो हमारा आ गया 3.5 ए जहाँ में 8 एम इक्वल टू 162, ठीक है। 6 था 6, यहाँ से भी 6 गया तो 36, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें निकालना 7 सेब और 2 आम के, 7 सेब और 2 आम, कोई दिक्कत नहीं है। 8 से गुणा कर दे, 8 8 और यहाँ पे भी 8, और घटा दे, फिर घटा दे घटा दे घटा दे, कट गया। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 4.5 एप्पल इक्वल टू कितना आ गया 8 6 48, 8 24 और ये 28, यहाँ पे आ गया 6, ये 2, ये 1, ठीक है, ये 45 गुणा में 10, तो 5 दूनी 5 नीम 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 28 हमारा आ गया एक एप्पल का रेट, ठीक है। तो यहाँ से एप्पल का आ गया,
तो एप्पल जमा में मैंगो कितना था 36, तो बी कितना आ गया हमारा 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 28, 8 7 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, ठीक है। तो 6 6 12 10 11 और ये 2, तो 212 रुपये हमारा क्या आ गया आंसर। तो बस थोड़ा कैलकुलेटिव था, हम दिमाग लगा के कर सकते हैं, बच्चे इसमें अटक गए होंगे, हम 1 रुपया मान के कर सकते हैं इसको, ठीक है, आसानी से। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स तरीके में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको करते हैं और आज की वीडियो होती है ख़त्म। कल देखते हैं हम परसेंटेज की रिकॉर्ड करके डालेंगे। अब देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 7 मीटर बढ़ा दिया जाता है और उसकी लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाती है। यदि लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल इतने मीटर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप क्या है? तो अब देखो, तो हम क्या करते हैं, इसको एल बी मानते हैं, ठीक है, एल बी। तो हमारा एल आ गया एल बी, ठीक है। अब कह दिया 6 मीटर बढ़ा दी लंबाई, तो एल जमा में 6 इंटू में और बी माइनस में 5 इक्वल टू में एल बी। तो आयत का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है जमा में 7। इसी तरह कह रखा है यदि 6 मीटर लंबाई घटा दी जाए तो एल माइनस में 6 और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो बी जमा में 7, तो हमारा 31 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें इसमें, अगर हम थोड़ा करते हैं क्योंकि ये नया क्वेश्चन है, अगर हम ब्रैकेट खोल देते हैं तो हमारा आ जाता है एल बी, और ये कितना आ जाता है -5L। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, 6 अरबी है ना, जमा में 6B और -5B, ठीक है। इसी तरह यहाँ से करेंगे तो LB और जमा में 7L -6B और -7B। अब देखो क्या कर सकते हैं, हम माइनस कर दे ऊपर वालों को, तो माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, है ना, ये माइनस ये माइनस, तो कट गया। हमारे यहाँ पे कितना आ गया इस साइड, अगर 24 है ना। अब ऐसे देखो एल बी से ये कट गया, ये कट गया, नहीं 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 नहीं, रुको 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 बच्चों रुको, देखो ये तो जुड़ गया है ना। तो हमारा कितना आ गया 12B, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 12L और यहाँ पे कितना आ गया हमारा -2B, ठीक है, इज इक्वल टू 24। तो भाई इस तरीके को छोड़ दो, और कुछ ट्राई करते हैं। तो और कुछ ट्राई करने में क्या कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जो हमने करा था। तो L 6 जोड़ रखा है, B में से 5 घटा रखा है, इज इक्वल टू एल बी जमा में 7 है ना। अगर रेंथ को 6 घटा दिया जाए, L माइनस में 6 और B में 7 जोड़ दिया जाए तो हमारा एल बी प्लस में 31, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हैं, हम इसको खोलोगे तो हमारा क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन को खोलोगे तो एल बी है ना, फिर -5L, फिर जमा में 6B और -5B, ठीक है, 6B 5B इक्वल टू एल बी जमा में 7। देखो एल बी से एल बी गया, यहाँ से कितना आ गया हमारा, देखो -5L और जमा में B इक्वल टू 7। इसी तरह इसको खोलोगे एल बी से एल बी चला जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा -6B -42 है ना, और जमा में 7L, ठीक है। यहाँ से एल भी गया, ये 31। तो हमारा देखो अरे ये 30 आना था,
5 भी लिख दिया के 30 आना था, ये 30 आना था ना, तो ये 6 भी और ये जाकर 37 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन पूछ रखा है भाई साहब। अब माइनस का 6b जमा में 7l इक्वल टू, अब 42 उस तरफ जाएगा तो 3 और ये 7। ठीक है, अब देखो 6b से 6b गया, हमारा आ गया 2l इक्वल टू, जोड़ रखे ये 10, ये 10 और 11, l हमारा 55 आ गया। बस हमारा सवाल खत्म। गला और बैठ गया भाई मेरा था। देखो अगर l 55 आ गया हमारा, है ना, तो l अगर 55 आ गया तो यहाँ से b भी निकाल सकते हैं हम। तो क्या करेंगे हमें, तो 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 38 में 73 घटा देंगे और ये हमारा आ गया 6b, तो ये 2 और ये 31, 6 तक काट देंगे, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो हमारा b आ गया 52 और ये 55, तो जोड़ देंगे हमारा 55 107 गुणा में 2, तो 214 हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा था भाई। पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद सोल्व करते चले जाएंगे, बस हो जाएगा। ये लिखने में ज़्यादा लग रहा है। अगर अब आपने एक बार देख लिया पेपर में, आप आसानी तक कर दोगे। आपको पता है पहले क्या करना है फिर क्या करना है। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।